बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ जहां पाकिस्तान की सियासत आजकल बहुत वॉलेटाइल आपको नज़र आ रही है, टेम्परेचर जो है सियासी दर्जा हरारत वो बढ़ता चला जा रहा है। जो बातें मुख्तलिफ जलसों में या गिलगित बल्तिस्तान के जो अभी हमने इलेक्शन कैंपेन देखी है उसमें की गई, कहीं पर ये कहा जाता है कि हम इस हुकूमत को हर हाल में घर भेजेंगे, हुकूमत को अल्टीमेटम दिया जाता है, इदारों को कहा जाता है कि आपसे बात होगी लेकिन इस शर्त पर होगी। ये तमाम तर चीज़ें बड़े दिनों से हम ये डिस्कस कर भी रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सियासी सूरत हाल इतनी कशीदा हो वहाँ पर उससे ज़्यादा बड़ा ख़तरा जो कि आज बाकायदा तौर पे हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने और DG-ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, जिससे आगाह किया है। और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को बहुत अरसे से पता है। इस हवाले से हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, स्टेट टेररिज्म में बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व है। आज उसको एक मुकम्मल एक डोजियर की शक्ल में पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा गया और ये भी बताया गया कि ये जो शवाहिद हैं, जो इर्रिफ्यूटेबल शवाहिद हैं, जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, इनको दीगर ममालिक के साथ और दीगर फोरम्स पर भी शेयर किया जाएगा। पहले थोड़ा सा क्रक्स आपको दिखाते हैं कि आज जो वज़ीर ख़ारजा ने और DG-ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने क्या बात की है। हमारे पास ऐसी अब मुसद्दका इतलात हैं, शवाहिद हैं, जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म को हवा दे रहा है। ये महीना जो चल रहा है दिसंबर का, ये पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज को अपस्केल करने का इरादा रखते हैं। इनकी एजेंसीज और इनके जो कोलैबोरेटर्स हैं उनके दरमियान कम से कम 4 नशिस्तें हो चुकी हैं और ये फोकस करेंगे पाकिस्तान के बड़े शहरों पर। हमारे पास इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है कि रॉ और DIA ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रही हैं और टेररिज्म को प्रमोट करने में अमली इक़दामात उठा रही हैं। I'll cover the details of Indian machinations of Pakistan's destabilization and economic coercion. After unification of Tehreek-e-Taliban Pakistan with its breakaway factions Jamaat-ul-Ahrar and Hizb-ul-Ahrar, India has been endeavoring to establish a consortium of Tehreek-e-Taliban Pakistan with proscribed dissident groups of Balochistan, that is BLA, BLF and BRA. दाइश पाकिस्तान बनाने की भी कोशिश कर रहा है भारत, और रॉ की तरफ से उस पर भी काम हो रहा है। जो जितनी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बाकायदा कंसोर्शियम जो है वो बनाया गया है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर दाइश के लोग जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं और वहाँ जो उनका काउंसलेट है उसमें उनके कर्नल राजेश हैं जो कि दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में हैं। उनकी दहशतगर्दों से मुलाकातें भी हुई हैं और जितने भी यहाँ पर अटैक्स हुए हैं, चाहे वो गवादर PC होटल का अटैक हो या इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो अल्ताफ़ हुसैन को MQM को जो फंडिंग होती थी वो भी रॉ की तरफ से होती थी। अजमल पहाड़ी ने इसका एतराफ़ भी किया है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि नवंबर और दिसंबर में, यानी ये जो मंथ चल रहा है और अगला महीना दिसंबर, इसमें कराची, लाहौर और पेशावर में भारतीय दहशतगर्दी का ख़तरा है। आज ये इससे आगाह किया गया है और साथ ही वफाकी वज़ीर शेख रशीद का आपने शॉट भी सुना प्रोग्राम के आगाज़ में, जिसमें उनका ये दावा है या इंकशाफ है या उनकी ऐसी इत्तलात हैं कि उसमें सियासतदानों को टारगेट किया जा सकता है और मजहबी रहनुमाओं को भी टारगेट किया जा सकता है। पहले तो इसी हवाले से बात करेंगे, फिर प्रोग्राम में आगे जाके थोड़ा सियासी हालात पर भी गुफ्तगू होगी। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रेनाउंड पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑन इंफॉर्मेशन। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, आपका ज़रा पहले तो इस पर तज्जिया कि अब ये चीज़ें कि स्टेट टेररिज्म में इन्वॉल्व है भारत, ये हम बहुत अरसे से पाकिस्तान कह भी रहा है। मुख्तलिफ फोरम्स पे भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बात की इस हवाले से, जनरल असम्बली में, यूनाइटेड नेशंस में भी पहले भी हमने कहा कि डोजियर्स दिए गए हैं, लेकिन आज बहुत डिटेल में पाकिस्तानी अवाम को चीज़ें बताई गई हैं। तो एक तो पाकिस्तान के इस हवाले से अब लाहेअमल होना क्या चाहिए, और जब हम कह रहे हैं कि अब हमारे पास पहले से ज़्यादा बढ़ के और नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए यही जो मटेरियल आज दिखाया गया, इसमें आप देखिए कि 2016 से हमारे पास कुलभूषण था और उसकी सारी तफसील हमारे पास मौजूद थी। जो मनी लॉन्ड्रिंग उसने की, जो अटैक्स उसने किए, जहां पैसा बांटा, वो सारा हमें उसने तफसील दी। इसी तरह अगर आज की ब्रीफिंग में भी आप बाज सेगमेंट्स देखें तो जो पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे अटैक हुआ या उससे पहले एपीएस पे हुआ, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें 2017 में आ चुकी थी। अब ये अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद हों और आप उससे इस्तेफादा ना करें, फायदा ना उठा सकें, बल्कि यूं लगे कि जैसे कुलभूषण वगैरह इनका नाम लेने से भी आप कतरा रहे हैं, तो फिर लाजमी बात है कि ये डोजियर जो आप लिख के देते हैं वो तो दुनिया नहीं देखती। बड़ी सीधी सी बात है कि इतने अरसे से अमेरिका, उसकी इंटेलिजेंस नेटवर्क की सब ये अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं और कोई सोच सकता है कि उनके इल्म में नहीं कि वहां पे जनाब 61 या इतने वहां पे हैं लॉन्चिंग पैड्स हैं वहां पे, या ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं उनकी दहशतगर्दों की, या वहां से दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान में भेजे जाते हैं, ये सब पता है। खराबी यही है कि हमने इस किस्से को दुनिया के सामने रखा नहीं और फिर एक मुहिम की तरह इसको लेके आगे चलना चाहिए था, वो नहीं हमने किया। आज हमने एक बहुत अच्छा बड़ा कदम उठाया, एक गालिबन हिम्मत कह लीजिए, क्योंकि पहले हुकूमतों की शायद हिम्मत नहीं थी। ये आपने काम किया कि आज सब कुछ खोल के आपने मीडिया पे दिखा भी दिया, उसमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस भी हैं, मनी ट्रांसफर जो हुई है उसके शवाहिद मौजूद है, सब कुछ है। लेकिन ये यही खत्म हो जाएगा अगले 48 घंटों में अगर इसके ऊपर मजीद काम ना किया गया। और मजीद काम करने की जरूरत यह है कि जब हम जानते हैं, यही मैं पूछ भी रही थी कि ये हम बहुत हमारे पास शवाहिद तो मौजूद हैं, हमने मुख्तलिफ फोरम्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे इस हवाले से बात भी की है, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्योंकि इफ़ेक्टिव पॉलिसी नहीं रही पिछली हुकूमतों की, इसलिए इस पर कुछ ख़ास काम नहीं हुआ। लेकिन अब डॉक्टर साहिबा पहले तो इस पर ज़रा कॉमेंट कर दीजिएगा कि अब किस तरीके से पिछली हुकूमतों से हट के इस पर काम हो रहा है। अभी आज भी कहा गया कि 5-6 ममालिक को गालिबन ये डोजियर्स देने की बात आ रही है कि उनसे ये मामला उठाया जाएगा। और दूसरा पॉलिटिकली ऑब्वियसली कल गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन भी है, फिर उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा शोरश बर्पा करने की या साजिश करने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी, और जनरल साहब आपको भी और शेख साहब आपको भी मेरा सलाम। देखिए ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक पाकिस्तान के मुखालफिन के लिए एक वाज़िया और दो टोक पैगाम है कि अफवाज पाकिस्तान ने और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने हिंदुस्तान के जो नापाक अज़ाइम हैं, जिनसे वो आगाह तो थे लेकिन वो मीडिया के ज़रिए हुकूमती सतह पे इस तरह से रिफ्लेक्शन उनकी या उनकी झलक नज़र नहीं आई थी। क्योंकि जो आपने जनरल साहब जिस तरफ निशानदेही की कि माजी में भी ये कुलभूषण के हवाले से जो बयानिया और उसके साथ जुड़ी तल्ख हकीकतें हैं वो उन हुकूमतों के पास मौजूद थी, लेकिन इदारे जो इंफॉर्मेशन उस वक्त की हुकूमत से शेयर करते थे वो हुकूमत बजाय इसके कि उसको प्रोपोगेट करती, दुनिया के सामने उस हकीकत को बेनकाब करती और उस हिंदुस्तान का जो बयानिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो उसने मार्केटिंग करके पूरी दुनिया के अंदर अपना दहशतगर्द ज़दा फेस जो है उसको छुपाया और पाकिस्तान को एक इंतहा पसंद और दहशतगर्द मुल्क के तौर पे मुतारिफ करवाया। लेकिन हमारी फॉरेन ऑफिस के लेवल पे जो डिप्लोमेटिक कोर थी वो हमारे उस बयानियों को इसलिए उजागर ना कर सकी कि उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं खुद वज़ीर ख़ारजा भी थे और अक्सरियत वक्त में उन्होंने वजारत ख़ारजा का कलमदान अपने पास रखा। अब वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में ये हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान का मकरू असली जो इंतहा पसंद
दहशतगर्द चेहरा है वो दुनिया के सामने आप कह रही हैं माजी की हुकूमत ने इसको प्रोपेगेट नहीं किया, शवाहिद एविडेंसेस उस वक्त भी बहुत सारे मौजूद थे, लेकिन अब उसको प्रोपेगेट जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में किया जा रहा है। मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कैसर शेख साहब माजी की हुकूमत के हवाले से की जाती हैं, मिसाल के तौर पे ऑब्वियसली ये बार बार बात की जाती है कि कुलभूषण के हवाले से आप लोगों ने कोई ख़ास इतना बड़ा सबूत आने के बाद भी कुछ ख़ास नहीं किया। वज़ीर आज़म उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब थे, उनसे कहा जाता था कि जी आप लोग नाम नहीं लेते हैं, और अब जो आज है जो बाकायदा डोजियर की शक्ल में इसको पेश किया गया, ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा बड़े सबूत हैं अगर उनको आप आलमी फोरम्स पर लेकर जाएं। लेकिन आप लोगों की तरफ से ऑब्वियसली उल्टा इनको कहा जाता रहा, मुख्तलिफ आपके लीडर्स जलसों में खड़े होकर कि जी आपने तो कश्मीर पर सौदा कर दिया, आपने तो ये कर दिया, आपने कुलभूषण के हवाले से उसको एक्सेस दे दी, काउंसलर एक्सेस दे दी। लेकिन क्या ये वक्त नहीं है कि ये जो सियासतदान हैं इस वक्त अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस ख़त्म करते हुए जो आज चीज़ें सामने आई हैं कि उस पर एक पेज पर होकर काम कर लें? आप भारत के हवाले से बात कर रहे हैं कि आपके मुल्क को अगर ख़तरा है, आपके सीपैक को या दीगर प्रोजेक्ट्स को अगर कहीं ना कहीं ख़तरात लाहक हैं, आपके अपने लोगों की, सियासतदानों की जानों को ख़तरात लाहक हैं, तो फिर इस पर तो इकट्ठे हो जाएं सब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया अफजाल, आप बड़े अच्छा टॉपिक आज डिस्कस कर रही हैं। देखिए बात ये है कि अभी 2.5 साल में ये जो नई हुकूमत आई है इसमें हमारा जो डिफेंस का बजट है, पहले अगर इंडिया से 5वां हिस्सा था, इंडिया का बजट अगर 5 गुना था, क्योंकि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल, अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आप कंपेयर कर लीजिए हमारे दौर से, और अगर ये नायल हुकूमत इसी तरह इकनॉमिक डिसीजंस लेती रही जो कि गलत है, किसी वक्त बैठ के आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, मैं आपको बता सकता हूं कि इनकी नाअहली की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। मैं जनरल शुएब साहब ने और आशिक अमान साहिबा ने बात की, वो देखिए ना, सिर्फ अगर हम ये इल्ज़ाम ही लगाते रहेंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 साल से कम वज़ीर आज़म रहे, अब ये 2.25 साल से ज़्यादा इनको इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म, अभी भी पुरानी हुकूमत पे आप अभी तक इल्ज़ाम लगाए, अभी हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? हम मिल के बैठे, मैंने पहले दिन ये कहा और हर आपके प्रोग्राम में या किसी भी मीडिया के प्रोग्राम में यही कहता रहा कि हम देखिए इंडिया 1990 में इकानमिकली हमसे 4 गुना था, आज वो 10 गुना उसकी इकानमी हो गई है। 90 के बाद तकरीबन 30 साल में बट आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत की नाअहली, और आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने गलत किया कि डिफेंस बजट हमारे आपके दौर में बहुत ज्यादा था और डिफेंस बजट इन्होंने कम कर दिया, या उससे कम हो रहा है। जी आप अगर ये और कम होता रहा, तो हम इंडिया से क्या डिफेंस। मेरी एक बात जनरल साहब, अगर मेरी बात मुझे इजाजत दे बात करने की, आप कर लीजिए बाकी बात, क्योंकि आप बड़े माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। मुकम्मल कर लें, मैं तो चाह रहा हूं कि हम मिल के बैठे, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, पहले दिन से ही मैंने कहा और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, चार्टर ऑफ इकानमी करें। देखिए हरफे कुल कोई भी नहीं होता, हरफे आखिर कोई गलतियाँ होती हैं। हम पॉलिटिशियंस को और इस्टेब्लिशमेंट को मिल के जब तक हम बैठेंगे नहीं ना, दुनिया के तमाम ममालिक में ऐसा ही होता है। हमने क्या बना लिया, एक हुकूमत दूसरे पे, जितनी भी आई हुकूमतें, मैं 1997 से MNA बनता आ रहा हूँ, मैंने ये देखा है दुश्मन तराजी है, सब दूसरे को कहते हैं वो खराब थे और हम अच्छे हो गए। हमारी इकानमी तो देखिए ना माइनस पे चली गई पहली बार 1952 के बाद। आज जो है हमारी इकानमी पिछले 60 साल में तकरीबन ये नहीं हुआ, हमारी इकानमी 0 पे चली गई, माइनस पे चली गई। बहरहाल मैं तो इल्ज़ाम देना नहीं चाह रहा, मैं आज भी चाह रहा हूँ कि हालात ऐसे क्रिएट करें, अगर कोई गलतियाँ हुई हैं, देखो मुल्क सबका है और मुझे वतन है। पॉलिटिशियन को इतना मतून कर दिया गया है, ये हर कोई उतना उसको उसके खिलाफ करते। 8 लाख में से एक बंदा हम इलेक्ट होके आते हैं और हमें पता है कि क्या करते हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कराची में रहता हूँ, मैं ऑल द वे अपने होम टाउन चंडियोड़ जाके गली गली फिरता हूँ, जगह जगह मैं उनके रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल करता है उनको डेवलप करें। हम जाके कंट्रीब्यूट तो नहीं कर पा रहे, मैं अपनी बात करता हूँ जो मेरे दिल में ख्वाहिशात थी। मकसद ये है कि हम मिल के बैठें। हमारा इस वक्त मुल्क बड़ी तकलीफ में है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, लेकिन मिल के बैठना नहीं चाहते, आपकी क़यादत भी नहीं चाहती।
हाँ जी, उधर से हाँ, वो ऑब्वियसली वजीर आजम साहब कहते हैं एनआरओ के अलावा मैं हर सब्जेक्ट पे बात करूंगा, लेकिन इन चीजों पे नहीं बात करते। ऑपोजिशन अब तो कहती है कि पार्लियामान के फोरम पे भी हम इनसे कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन ये बड़ी चीजें हैं, ये मुल्क की चीजें, मुल्क की सलामती की, आवाम की बका की बात है। मैं जरा जनरल साहब कमेंट करना चाह रहे थे डिफेंस बजट के हवाले से। वो कह रहे हैं कि भाई आपने जो हमने डिफेंस बजट रखा था, इस हुकूमत ने उसको कम कर दिया, उसको घटा दिया, और ये अगर आप करेंगे तो फिर कैसे आप भारत से मुकाबला करेंगे? जनरल साहब, डिफेंस बजट कम जरूर हुआ, लेकिन मसला ये है कि जब आपकी किटी में पैसा ही ना हो, जब आपकी अपनी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो डिफेंस आपके लिए एक बोझ बनता जाएगा। तो लाजमी बात है कि आपने कर्टेल किया, क्योंकि आफ्टर ऑल मुल्क के और अखराजात भी पूरे करने हैं आपने। यहाँ मसला हुआ, आप अगर ये सारी आज ब्रीफिंग भी अगर देखें, सुने समझें उसको, तो उसमें ये एक फैक्टर भी था कि भारत का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि आपकी इकोनॉमी बर्बाद कर दी जाए। लिहाजा बताया गया कि बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक $126 बिलियन का आपकी इकोनॉमी को नुकसान हुआ। इसी तरह बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो आपकी आगे आप ले जा सकते थे, वो नहीं हो सकी। और फिर आज भी जो आपका CPEC, जिसमें होप है, आपको तवक्को है कि उससे इकोनॉमी बेहतर होगी, वो फोकस है उनका, वो उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उसको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। अब ये सारी चीजें ठीक है, और जो शेख साहब ने बातें की हैं, कैसर साहब ने, बिल्कुल दुरुस्त हैं कि ये मसले वो हैं जो हुकूमत किसी की भी हो, उसको निपटाने पड़ेंगे, उसके सामने ये मसले आएंगे। लेकिन होता क्या है, आज शेख साहब अपनी इंतहाई अच्छी नीयत के बावजूद हिल नहीं सकते, इसलिए कि इनके जो लीडर हैं वो किसी और तरफ चले हुए, उनके बयानिए कुछ और हैं। अगर सियासतदान अपने जमीर को बाला ताक रख के, अपनी मुहब्बे वतनी को बाला ताक रख के एक बिल्कुल गुलाम की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, इसलिए कि एक फलां खानदान जो है वो पार्टी चला रहा है, तो आप सोचे मुल्क चलेगा? ये जितना कुछ इन्होंने कहा वो नहीं हो रहा, इसी वजह से कि ये पोजीशन जो ली हुई है, ये लीडर्स ने ली हुई, और पार्टियां मजबूर हैं। पार्टियां हैं ही नहीं, बल्कि पार्टियां क्या है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इनकी, इन लीडर्स की। तो बात इतनी है, और पीटीआई का कसूर ये है कि पीटीआई बिल्कुल ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं, जो बिल्कुल गलत है। ऑपोजिशन को तस्लीम करना चाहिए कि ये आपके सिस्टम का हिस्सा है। नहीं, लेकिन अभी तो वजीर आजम ने कहा है ना कि मैं बात करने को तैयार हूं अपोजिशन से, लेकिन सिर्फ एनआरओ पे बात नहीं होगी। एनआरओ के अलावा वो कहते हैं मैं हर बात करने को तैयार हूं, और वो कन्विंस्ड हैं कि अपोजिशन एनआरओ के अलावा बात करना नहीं चाहती। वो ठीक है, क्योंकि एनआरओ वगैरह या जो करप्शन के केसेस है वो लोगों के इंडिविजुअल केसेस हैं, उसमें कौमी मसला कोई नहीं है। कौमी मसला तो पैसे की रिकवरी है। जो अगर किसी एक इंडिविजुअल पे ऊपर केस है तो ये उसकी जात का मसला है, उसने अगर करप्शन की है तब भी वो जाने, और अगर उसने नहीं की तो तभी वो जाने। ये पार्टी की जिम्मेदारी तो नहीं है कि मियां साहब के केसेस हैं तो वो उसके लिए मारे मारे फिरते रहे पार्टी वाले। पार्टी ने तो नहीं उसमें हिस्सा लिया। सो इस वजह से वो तो होने नहीं चाहिए। जो एनआरओ वगैरह का किस्सा है वो तो आना ही नहीं चाहिए। ये जो डायलॉग की हम बात करते हैं, ये कौमी मसाइल पे है, ये आपके उन इश्यूज पे है जो आज कौम के सामने है। तो लिहाजा ये टेररिज्म एक इशू है। अच्छा, और ऑब्वियसली ये चीज भी है कि जब एक जगह से कहीं पर फौज के सिपह सालार का या मुख्तलिफ जर्नैलों का नाम लेकर तनकीद की जा रही होगी, और ख़ुसूसी तौर पे एक ऐसे वक्त में जहां आज खुद हमें फ़ौज के तर्जुमान ने इन्फॉर्म कर दिया, खुद वज़ीर ख़ारजा ने बता दिया कि क्या क्या ख़तरात हैं, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या पाकिस्तान में चलने वाले मनसूबों के ख़िलाफ़, या पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ कहाँ कहाँ कैसी कैसी साजिश हो रही है। तो एक ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी बहुत मुश्किलात हैं सरहद पर भी, और हमारे अंदर के लोगों को भी यूज़ किया जा रहा है मुल्क के ख़िलाफ़, सो ऐसे में फ़ौज के लोगों पर या सरबराह पर तनकीद करना या रैंक्स एंड फाइल में एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करना भी सही चीज़ नहीं है। और ऑब्वियसली इस पे हमेशा ही बात हम करते आए हैं प्रोग्राम्स में। मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आकर चंद को हम आगे बढ़ाएंगे, और कुछ पॉलिटिकल चीज़ें जो चल रही हैं, खुसूसी तौर पे जब से मरियम साहिबा ने ये बात की है कि आगे बढ़ना है तो इमरान खान को और उसकी हुकूमत को घर भेजना होगा, और हम उसके बाद फ़ौज से बात करने के लिए तैयार हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि फ़ौज से अगर बात होगी तो PDM के प्लेटफॉर्म से होगी। इस पे भी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि फ़ौज से बात अगर हुई भी तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी। मरीम नवाज साहिबा का जो इंटरव्यू जिसकी हर जगह बात भी हुई, जो कि बीबीसी को उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़ौज से बात बिल्कुल वो कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले इमरान खान की हुकूमत को, पीटीआई की हुकूमत को घर भेजना होगा। डॉक्टर साहिबा, आपकी हुकूमत को घर भेजने की शर्त रखी गई है फ़ौज से बात करने के लिए। हमारी ऑब्वियसली सियासत ऐसी है कि यहाँ पर कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। हर दौर में हमने देखा है कि बैकडोर रवाबित करने की कोशिश की जाती है। रिसेंट मिसाल तो हमारे सामने खुद मोहम्मद ज़ुबैर साहब की है, जो कि DGISPR को बताना पड़ा कि जी उन्होंने मुलाकात का वक्त मांगा था, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने और मरीम बीबी ने कहा कि अब हमारी पार्टी का कोई शख्स जो है वो मुलाकातें नहीं करेगा। तो यकायक आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ जो स्टांस में ये तब्दीली आई उनके? आपने सियासी शोबाजी की बात की, जो हमारी एक PMLN की लीडरशिप खुद नुमाई के लिए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में गई हैं, वो आपके सामने है कि उन्होंने अच्छा फ़ोटोशूट किया और गिलगित बल्तिस्तान के प्लेजेंट वेदर को उन्होंने हलीमा सुल्तान बन के अच्छी तरह एंजॉय किया। लेकिन देखना ये है कि ये जो बयानियाँ वो दे रही थी वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से, टोटल 6 सीटों पे वो वहाँ हुकूमत बनाने के ख्वाब कैसे देख सकती हैं। और जो मौलाना फजलुर रहमान का आज का स्टेटमेंट है, वो अल्टीमेटली ये इंडिकेट करता है कि इनका बयानिया आपस में नहीं मिलता तो इनकी मंजिल एक कैसे हो सकती है। और दोनों तीनों जितने भी जमातें हैं, आपको लगता है कि यानी वो अलग इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, और मौलाना साहब ने आज ये पैगाम देने की कोशिश किया कि अगर बात होगी तो सिर्फ पीडीएम के फोरम से होगी, अलग से कोई बात करने की कोशिश ना करे। देखिए, नकब जनी जब आप करने के लिए निकलते हैं तो नकब जनी में आप ये प्लान करके निकलते हैं कि जो मिल गया, जहाँ से जो मिल गया। तो ये जो राहजनों का टोला है, ये इस चक्कर में है कि जहाँ से जो मिल जाए और अपनी अपनी जो ख्वाहिशात, मफादात और टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो हर लेवल पे बातचीत के लिए भी तैयार हैं, और वो ब्लैकमेलिंग से सताए हुए मुस्तरद शुदा बयानिए के हामिल ये क़यादत जो है, अब ये डायलॉग पे टेबल पे बैठना चाहते हैं। हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। फौज डायलॉग नहीं करेगी, सियासी एजेंडे पे सियासी हुकूमत ही डायलॉग करेगी, लेकिन डायलॉग हम करेंगे आप कह रही हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, अवाम के इंटरेस्ट में, किसी के कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, किसी के ज़ात के मफाद के लिए नहीं, और किसी के केसेस को ख़त्म करने के लिए नहीं। इकॉनमी की बात की है शेख साहब ने। ठीक है डॉक्टर साहिबा, गॉट योर पॉइंट। ये जी आप इकॉनमी का जवाब दे लें, फिर मैं क्विकली शेख साहब से भी इसका जवाब लूं। लेकिन ये इक़्तिदार का दर्द ख़त्म करने के लिए डायलॉग नहीं होगा। ओके, ठीक है शेख साहब। डॉक्टर साहबा ने जो बात की है, आप भी वही पहले बात कर रहे थे कि जी ऑब्वियसली इन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर इकट्ठा बैठना चाहिए सियासतदानों को, डायलॉग होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली जो मैंने पहले कहा था कि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ NRO पर और अपने केसेस पर बात करना चाहते हैं, वो उस पर बात करेंगे नहीं। और अब जो आपकी लीडरशिप ने एक नैरेटिव अपनाया, बार बार फ़ौज की क़यादत को नाम ले लेकर उन्होंने कहा कि ये भी जिम्मेदार हैं, इस चीज़ के भी ये जिम्मेदार हैं, ये भी जिम्मेदार हैं। अब आपका बयानिया तब्दील हो गया, अब आप कहते हैं कि हम उन्हीं लोगों से बात करने को तैयार हैं। तो एक तरफ तो कहा गया कि जी फौज को सियासत में ना घसीटें, अब आप फिर उनसे डायलॉग की बात करते हैं या पेशकश करते हैं या जो मर्जी है, लेकिन आप खुद फिर उनको सियासत में लेकर आ रहे हैं ना। अगर बात हो तो फिर जैसे हुकूमत की सतह पे कहा जा रहा है कि ठीक है, केसेस के अलावा हम हर चीज पे बात करेंगे। जी सादिया, देखो ये अच्छे टॉपिक हम मुल्क की बेहतरी के लिए डिस्कस करें। जनरल शुएब साहब ने
ये कहा कि पार्टियों में पोजीशन सिर्फ लीडर्स की होती है। मैं तो अगर इनके पास बैकग्राउंड हो तो मैं बहुत इख्तलाफ करता हूँ, जब भी हमारी पार्टी मीटिंग होती है इख्तलाफ राय होता है, लेकिन बात ये तमाम पॉलिटिशियंस, हर पार्टी के पॉलिटिशियन बहुत कसीर तादाद में मुहिब वतन भी हैं और वो चाहते भी हैं मुल्क, यानी यकीन जानिए कि वो कुड़ते हैं जब हम सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। अभी फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा सबको जो कुछ मतलूब कर रही हैं, दुश्मन दराजी हो रही है। मैं आपको ये कहना चाहूँ, मेरी एक्सप्लेन करें ना। देखिए इकानमी पे मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई, मैंने 68 में MA किया इकनॉमिक्स में। इकानमी में सिर्फ मेन जो एक आइटम है ना, बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें हैं और हर कोई अपनी अपनी चीज़ लेके बात करता है। असल में तो कोई GDP है उस मुल्क की टोटल आमदनी कितनी है। और फिर डॉक्टर साहबा को ने तो बजट डेफिसिट कह दिया कि बेहतर हुआ है। बजट डेफिसिट इस वक्त हमारी पूरी तारीख का हाईएस्ट है, तकरीबन 3.5-4 हज़ार अरब रुपए हमारा बजट डेफिसिट है। और जो ये रट्टा लगाया हुआ है ना हमारे दोस्तों ने कि करंट अकाउंट ठीक हुआ, करंट अकाउंट इसलिए बेहतर हुआ, बिल्कुल बेहतर हुआ है, लेकिन ये बेहतर इसलिए हुआ कि एक्सपोर्ट तो 50 रुपए डॉलर को बढ़ा के भी हमारी एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं, हमारी इंपोर्ट कम हो गई। इंपोर्ट कम होने से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, मशीनरी नहीं आ रही, हमारी इंडस्ट्री नहीं लग रही, ग्रोथ नहीं है। मैं इख्तलाफ में नहीं जाता, डॉक्टर साहब आप बेहतर जानती होंगी, मैं इस बात को ना आगे बढ़ाती हूँ। अब भी ये कहता हूँ जो काम की बात मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जनरल साहब का एक अपना वकार और इनका अपना इन्फ्लुएंस है इस्टेब्लिशमेंट में भी। मैं इनको वादा करता हूँ लेके आए फाइनेंस कमेटी में, उसका चेयरमैन रहा पिछले दौर में और अब उसका मेंबर हूँ। तो ये क्योंकि हुकूमत है, इसको एजेंडा आइटम पे लेके आए फाइनेंस कमेटी में कि मुल्क की इकानमी को किस तरह बेहतर करना है। मैं अपनी पार्टी को ये ऑब्वियसली ये आपने उनकी इकोनॉमी की बात कर दी और सारी चीजें, लेकिन मेरा ऑब्वियसली सवाल फर्क था। मैंने आपकी जो लीडरशिप का बयानिया फौज के हवाले से, उनकी क़यादत के हवाले से रहा है, उस पे मैं बात करना चाह रही थी। अगर इजाजत दे दें, मुझे ब्रेक के लिए जाना है, मुझे ब्रेक के लिए जाना है शेख साहब। मैं ब्रेक से वापस आकर आपका जवाब फिर जनरल साहब की तरफ भी इस पे जाएंगे। मजीद डिस्कशन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जनरल साहब जो बातें ब्रेक पे जाने से पहले हो रही थी उसी को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। ये जो बार बार बात की जाती है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की, अभी कहा जा रहा है कि जी PDM के प्लेटफॉर्म से हो सकते हैं, बट सवाल ऑब्वियसली यही बार बार किया जाता है कि आप क्यों करेंगे, आप उनसे डायलॉग क्यों करेंगे, और ये इदारे जो हैं वो इमरान खान के पीछे से हट जाएँ, ये भी मरियम साहिबा बार बार कह रही हैं। तो ऑब्वियसली हुकूमती लोग कहते हैं कि भाई फ़ौज हमारी है, हुकूमत के ताबे होती है, तो फिर किस तरीके से आप कह सकते हैं कि मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट ना करें। अब एक नई चीज़ जो मौलाना फजल रहमान ने कही है कि जी सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने से कुछ नहीं होगा, हमें इलेक्शन जो हैं वो फौरी तौर पे करवाने हैं। तो ये इलेक्शन कैसे होंगे? और सवाल तो वही है कि भाई आप कहते हैं साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो, कुछ आपने किया नहीं है, रिफॉर्म्स आप लेकर आए नहीं हैं, सो इस बात की क्या गारंटी है कि आप मान जाएंगे जो भी नताइज होंगे कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुए? देखिए, जहां तक मौलाना का ताल्लुक है, वो तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि हलफ कोई ना उठाए। उनकी दानिश में चूंकि वो इलेक्ट नहीं हुए इसलिए उनके हर चीज खराब है, इलेक्शन भी ठीक नहीं थे, सब कुछ। और वो वैसे भी आप देख लीजिए कि जो भी हारता है यहाँ पे तो तारीख है कि वो यही राह गलाता है कि जी इलेक्शनों में दादरी होगी। जो पीछे इलेक्शन हुए थे बिल्कुल मानते 2013 वाले में आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने डिक्लेयर किया था कि यह आरओज के इलेक्शन है, और फिर इमरान खान भी 4 सीटों का कहते रहे। तो बड़ा ये तो कलबिया है यहाँ पे कि अखलाकियात नहीं है कि आप रिजल्ट्स को तस्लीम करें, अपनी नाकामी की तरफ देखें, वो तो है ही नहीं। तो नेचुरली अगर आज इसी तरह आप फिर इलेक्शन करा दें, और मैं मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह देता हूं कि चले एज्यूम करें कि फिर PTI जीत जाती है, तो फिर क्या मौलाना फिर नहीं मानेंगे? वो तो ये तो इनका वसीला यही कुछ है, तो ये तो बात हो नहीं सकती। बिल्कुल सही। इलेक्शन जो है वो तो उसी तरह होंगे जो आइन में जिस तरह कोई सूरत बनेगी। अब ये है कि पाकिस्तान आर्मी से अगर कोई और अभी शेख साहब जो है वो इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो इलेक्शन करवाना कौन सा आसान काम है? अब 20-25 अरब जो है वो इस मुल्क का इलेक्शन में लगा दें, और वो इलेक्शन जिसमें जो भी हारने वाली जमात है वो कहेगी कि जी हमसे तो धांधली हो गई है,
कोई गारंटीज हैं नहीं यहाँ पे, जो भी हारेगा वो यही दावे करेगा, इल्जामात लगाएगा। तो ये बातें जो है ना, इनका खात्मा एक ही है कि अगर किसी के पास कोई शवाहिद, कोई सबूत ठोस है, तो वो रास्ता इख्तियार करे कानूनी, वो लेके आए इलेक्शन कमीशन में और उसको देखा जाए, और इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्दी डिस्पोज करे। अगर ये नहीं है तो ज़बानी बातचीत कतई न सुनी जाए। जो भी मुंह बिल्कुल सबूत दिए बगैर अगर कोई बात करता है तो मेरा ख्याल है उसकी बात बेमुकता, उस पर कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए और उसको बता देना चाहिए। ठीक है, सबूत, ठीक है, सबूत आए, अगर किसी के पास शवाहिद हैं कि कहीं धांधली हुई है तो फिर बात हो सकती है, बट ओवरऑल हम इलेक्शन को ही डॉक्टर साहिबा कह देते हैं कि जी बिल्कुल धांधली हुई है, जिस जमात की हुकूमत नहीं बन पाती, जो मेजॉरिटी नहीं ले पाती, उसकी तरफ से यही दावा होता है। और अभी गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है वो भी हमारे सामने, इलेक्शन अभी हुआ नहीं है लेकिन धांधली के इल्ज़ामात ऑलरेडी ऑपोजिशन लगाना शुरू हो गई है। मैं देख रही थी PMLN के बहुत सारे लोगों ने इस पे ट्वीट्स भी किए हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो इलेक्शन डे की धांधली है, लेकिन इलेक्शन से पहले वाली जो धांधली है और जो पोस्ट इलेक्शन रिगिंग है, कहते हैं उसकी प्लानिंग भी कर ली गई है। सदी ये तो चोर मचाए शोर का जो फार्मूला PMLN का है कि इतना शोर मचाओ कि हमारी चोरियां उस शोर के नीचे दब जाएं और लोगों की तवज्जो जो है हमारे केसेस से हटा दी जाए। और अभी शहबाज शरीफ साहब का जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है उनकी पूरे ख़ानदान पे, और मनी लॉन्ड्रिंग के उस केस में जो कि 27 अरब के करीब करप्शन के वो तमाम 21 वॉल्यूम बैंकिंग ट्रांजैक्शन के नैब लेके आई है, तो ये इंडिकेट करता है कि उन्होंने 6 सीटों पे जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, मुझे बताएं कि वो 23 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, तो उसके अंदर जो आपके 6 कैंडिडेट्स हैं, क्या वो हुकूमत बना लेंगे सारे जीत के भी? तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का जहरीला प्रोपेगेंडा है। लेकिन इसके साथ साथ सादिया एक बहुत अहम और ख़तरनाक अमल जो मरियम नवाज शरीफ ने तरतीब दिया और PMLN उसको आगे लेके चलना जा रही है, वो है पाकिस्तान की कौमी सलामती से खेलने का। ये इन्होंने बयानिया तय कर लिया है कि जो लोग अपोजिशन की जमातों से इलेक्शन जीतेंगे, और उसने बिलावल को भी इस हवाले से मरगूब करने की कोशिश की है, तो हम गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली से वो हलफ नहीं उठाएंगे, और जिससे जो है वो पूरे का पूरा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम सियासी निज़ाम जो है उसको चोक करेंगे। और चूँकि CPAC जो है वो शायरा रेशम से गुजरता है, और हम जब रोड्स ब्लॉक करेंगे और CPAC को हम मुअत्तल करवाएंगे, और अल्टीमेटली जो अफरा तफरी और इंतशार फैलेगा, और उसमें मजहबी जो एक आप सोचें कि आपस में लड़ाई झगड़े और वो दंगा फसाद जो है वो जन्म लेगा, तो इस किस्म की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मज़ीद पोलराइजेशन होगी, तो उससे इस हुकूमत को हम मज़ीद कमज़ोर करेंगे और अल्टीमेटली हम इनको नए इलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। ये वो एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो गिलगित बल्तिस्तान में फ़ोटोशूट के लिए गई थी, और उसके बाद अब जब वहाँ उनका बयानिया मुस्तरद हुआ है तो अब वो डायलॉग की बात कर रही हैं, और डायलॉग भी वो चोर दरवाजे से करना चाहती हैं, आईनी जमहूरी दरवाजे से नहीं। ये तो फिर बड़ी खतरनाक बात है जो आप बता रही हैं कि अगर इस तरीके से मनसूबाबंदी की गई है कि वो हलफ नहीं लेंगे और वहाँ पर इंतशार फैलेगा, एंड कीपिंग इन माइंड जो आज DGISPR ने गिलगित बल्तिस्तान में जो इनके भारत की तरफ से इक़दामात हैं उनका जिक्र किया है, आज़ाद कश्मीर का भी बताया, और गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने कहा कि ये तमाम इस चीज़ को हवा देने की कोशिश कर रहा है भारत। तो ऐसे में शेख साहब, अगर हमारे अपने लोग ये काम करना शुरू कर देंगे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद सामने रखते हुए कि जी किसी तरीके से इस हुकूमत को हम घर भेज दें, बाकी क्या इसके रिपरकशंस होंगे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाए, तो फिर ये तो आप नेशनल सिक्योरिटी या मुल्क से खेलने वाली बात हो गई। जी दुरुस्त कह रही हैं। आज जो ISPR के DG ने कहा
अगर देखें ना उससे तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि दुश्मन हमारा कितना ख़तरनाक अज़ाइम रखता है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि असल में मईशत के ऊपर, क्योंकि इनको तजर्बा नहीं था, ये तजर्बे कर रहे हैं, तो मईशत हम छोड़ के नहीं, गए थे। दुश्मन तो चलिए ये रखता है, वो तो आज उन्होंने बता दिया। मेरी बात, मेरा एक दो फिक्रे सुन लेना, मैं बड़ी जी मेरी एक बड़ी अहम मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगर एक दो फिक्रे मुझे सुन लेना, मैं ये चाह रहा हूँ हम छोड़ के गए थे 3850 अरब रुपए। इन्होंने कहा था कि हम रेवेन्यू को 6000 7000 कर देंगे। अब रेवेन्यू अगर नहीं बढ़ा, डॉलर टर्म्स में, अच्छा वही रेवेन्यू रहा, रुपी टर्म्स में तो 3900 हो गया, डॉलर टर्म्स में 30% रेवेन्यू कम हो गया। अब सारा बार का इक्विपमेंट जो फौज का आता है वो तो डॉलर्स में आता है। अगर हम बजट घटाते रहेंगे, इस बार तो फौज ने वॉलंटियरली सेक्रीफाइस कर दिया कि बजट घटा दिया अपना बजट। हमारा जो डेफिसिट बढ़ रहा है 3500 से 4000 अरब हो रहा है, जो हमारा तारीखी डेफिसिट है, इस हुकूमत की नाअहली की वजह से इनको समझ नहीं है कि किससे हमसे मशवरा ले ले, हम इनको बताते हैं कि रेवेन्यू किस तरह बढ़ाते हैं। मैं ये कह रहा हूं उसकी वजह से हमारी फौज का हर साल बजट घटता रहेगा। और कितना अरसा हमारी एस्टेब्लिशमेंट और फौज ये बर्दाश्त करेगी? ये हुकूमत को देखिए, हुकूमत को चाहिए, इनको भी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को कि फैसिलिटेट करें। मुल्क में अगर झगड़े रहे, देखिए जो रेवेन्यू है वो तो बढ़ाए ना, चलो बाकी चीजें तो अपनी जगह पे मैं सोच लेता हूँ, इलेक्शन जो भी होंगे, जो आज मुझे आपने DGISPR की बात बताई, मुझे बताएं, शेख साहब से कहें कि वो हमें फखर बस। अब मैंने तो डिस्टर्ब नहीं किया, मेरी बात अभी मेरी बात तो सुन लें डॉक्टर साहबा, मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात मैं खत्म कर देता हूँ, मुख्तसर बात करता हूँ। हमें आप थोड़ा सा हकायक को साथ-साथ दुरुस्त करते जाए आप मेरी बात मैं खत्म कर देता हूँ, एक दो फिक्रों के बाद मैं बात ही खत्म कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी फौज जो है, हमें उस पर फख्र है, लेकिन हमें ये भी ये करना है ना, हम बिल्कुल इंडिया के मुकाबले में कम होता जा रहा है हमारा बजट, जो कंपैरिजन है ना वो कम होता जा रहा है। कोई भी हुकूमत आए, ठीक है, आप कह रहे हैं, आप वही बात कर रहे हैं कि जी बजट जो है वो बढ़ा दिया जाए, वो बढ़ा दें, लेकिन ऑब्वियसली जो मेरा सवाल था, और मैं आप ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो डॉक्टर साहबा बात कर रही हैं वो आप लोग उससे एग्री करते हैं, नहीं करते? क्योंकि ऑब्वियसली उनकी इत्तलात होंगी, उसके मुताबिक उन्होंने बात की थी कि लीडरशिप अपोजिशन की जो है वो ये मनसूबाबंदी गिलगित बल्तिस्तान में करके बैठी हुई है। अगर वो होता है तो फिर ये तो खतरनाक बात है ना, कि एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि जी भारत के अज़ाइम ये हैं, भारत वहां पे जो कुछ मर्जी करे, लेकिन अगर आपके अपने लोग इस तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसमें कौन कसूरवार है, उस पर कोई बात नहीं करता। मैं तो ये कह रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली मेरा खत्म हो गया है। शेख साहब आपका, डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहब आपका, और जनरल साहब आपका बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।